नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सुशांत को दवा की ओवरडोज दी गई। बिहार पुलिस के हलफनामे में इसका जिक्र है। सुशांत की दिमागी हालत खराब होने की इमेज बनाई गई। सुशांत से करोड़ों रुपए ऐंठे गए। बिहार पुलिस के हलफनामे में इन बातों का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस ने हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि सुशांत को दवा की ओवरडोज दी गई और उनकी दिमागी हालत खराब होने की छवि लगातार बनाई गई। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, और क्या बातें इस हलफनामे में सामने आई हैं? फाइनल देखिए, बिहार सरकार को ये बात बताना था सुप्रीम कोर्ट में कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है बिहार में, उसे क्यों नहीं मुंबई ट्रांसफर किया जाए, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने मांग की थी। तो उसके जवाब में बिहार सरकार की तरफ से एसएसपी लेवल के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और उसमें जो बातें कही गई हैं वो डिटेल में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से के पिता की तरफ से जो बातें लिखी गई हैं, जो कही गई हैं, उसको डिटेल तौर पे यहाँ लिखा गया है। और जो बातें एफआईआर में लिखी गई हैं या जो बिहार पुलिस को बताया है सुशांत के पिता ने, तो उसमें जो बातें कही हैं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को के सामने इच्छा जताई थी कि वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने उसे धमकी दी थी कि तुम्हारा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे हम सार्वजनिक कर देंगे, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये भी कही गई थी कि किस तरह से मतलब उसमें मोटा मोटी जो बातें हैं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का पैसा हड़पने के लिए पूरा परिवार था, रिया चक्रवर्ती उसका पूरा परिवार है, उसके संपर्क में आया था। बिहार पुलिस ने अपनी बातों में जो फाइंडिंग में कहा है वो ये कहा है कि चूंकि अभी बिना सहयोग के, महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र पुलिस के बिना सहयोग के भी कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो जांच में कुछ लीड मिली हुई है। दूसरी बात ये कही गई है कि लीड इस तरह से है कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से वो लीड को लेना है, तो ऐसे में सजेस्ट किया गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे तो बेहतर है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि सीबीआई ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। जो इसमें बातें आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में है कि क्या वाकई सुशांत राजपूत को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था या दवा का ओवरडोज दिया गया था। इस मामले में हलफनामे में कहा गया है कि दवा का ओवरडोज दिया गया था। ये बात सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया, उसमें बातें कही गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टर था जिसने वो दवा लिखी थी वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था। तो दरअसल बिहार पुलिस ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है, इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि नियम कहता है, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहते हैं, आईपीसी सीआरपीसी कहता है कि बिहार सरकार के पास, बिहार पुलिस के पास इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। उसमें एक तकनीकी पहलू यह भी कहा गया है कि चूंकि दवा का ओवरडोज दिया जाना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, बिहार पुलिस ने दर्ज किया है और इसलिए बिहार पुलिस को यह अधिकार है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। तो दरअसल यहां मामला था रिया चक्रवर्ती की याचिका को में जो मांग की गई थी कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उसके बाद की जो घटनाक्रम है कि अब मामले की जांच सीबीआई करने लगी है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है, रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों को इसमें आरोपी बना दिया है। तो कुल मिलाकर ये कि अब जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वो थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा अलग हुआ। जांच उससे बहुत आगे बात बढ़ गई है। जुडिक्शन का सवाल उठाया गया था ये कहकर कि पटना में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, घटना मुंबई की है, इसलिए इसमें पटना पुलिस का कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही मामला सीबीआई को चला गया, जुडिक्शन का सवाल खत्म हो गया। लेकिन एक तकनीकी पहलू फिर भी बाकी बच जाता है कि क्या जिस राज्य में, जिस जगह पे ये घटना नहीं घटी, क्या वहां के राज्य सरकार को ये अधिकार है सीबीआई जांच की सिफारिश करने की? लेकिन बिहार सरकार ने कर दिया, केंद्र सरकार ने मान लिया है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, सीबीआई ने इसमें रिया चक्रवर्ती और उसके लोगों को एक्यूज बना दिया, तो उससे बात तो आगे बढ़ गई। लेकिन चूंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस से कहा था कि अब तक जो आपने जांच किया है वो हम जांच जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया है, बात कहां तक बढ़ी है, तो उस पर भी रिपोर्ट जमा करनी है। इंतजार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी देखे कि क्या जवाब देती है। चूंकि 3 दिन का समय दिया गया था, आज शुक्रवार है, कल शनिवार और रविवार 2 दिन कोर्ट वर्किंग नहीं होता है, तो उम्मीद की जा रही है कि आज किसी समय
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी जवाब आ जाएगा। प्रभाकर, देखिए, एक तरफ ईडी की जांच है, एक तरफ सीबीआई की भी जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा। क्या इन सबके बीच रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं? निश्चित तौर पर चूंकि अब रिया चक्रवर्ती के पहले बिहार पुलिस के सीन में आने के पहले नेपोटिज्म की बात हो रही थी कि प्रताड़ित थे सुशांत राजपूत, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था और अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई, बिहार पुलिस ने, सीबीआई ने भी रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया है, तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। और दूसरी बात ये कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो वहां पर ये राहत मांगी गई थी कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, तो कल एफआईआर जो दर्ज हुआ है सीबीआई की तरफ से, तो अब सीबीआई कभी भी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ करने के लिए। तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं और पूरा का पूरा फोकस अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या वाकई रिया चक्रवर्ती ही दोषी है इस मामले में। और चूंकि जो आरोप लगे हैं, जिस तरह की जांच जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जा रही है और उस जांच की दिशा बता रही है कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं, बहुत कम नहीं होने शुक्रिया, जा रही। ये अहम जानकारी आपने हमें दी इसके लिए। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने रिया के वकील की अपील ठुकरा दी है। साथ ही ईडी ने कहा कि अगर रिया पूछताछ के लिए नहीं आती हैं तो वो समन की अवहेलना होगी, जिसके तहत कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल रिया के वकील ने ईडी से अपील की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस है तब तक पूछताछ ना की जाए। साथ ही रिया के वकील ने कहा था कि अभी रिया के बयान दर्ज ना किए जाएं। बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज मुंबई दफ्तर में पेश होने को कहा है। ईडी सुशांत के खातों से होने वाले लेन देन और सुशांत रिया की कंपनियों के बारे में रिया से पूछताछ करने वाली है। और हमारे सहयोगी दीपक दुबे इस खबर पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है? ईडी ने पूछताछ के लिए रिया को बुलाया है, कितने बजे ये पूछताछ होनी है? जी, ईडी ने रिया को 11 बजे का वक्त दिया था कि वो 11 बजे आएं और अपना बयान इस पूरे मामले में दर्ज कराएं। ईडी को कई मामलों की जांच करनी थी कि जो रिया ने फ्लैट्स खरीदे हैं वो किस तरह से खरीदे, वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, क्योंकि अगर 2018 और 19 की बात की जाए तो इनकी जो कुल आय रिया की थी वो 12 से 14 लाख रुपए थी। ऐसे में उन्होंने मुंबई के खार इलाके में एक फ्लैट खरीदा जो 80 लाख रुपए का तकरीबन बताया जा रहा है, 550 स्क्वायर फीट का। वहीं उन्होंने एक फ्लैट और लिया हुआ है जो रायगढ़ में है, जो उनके परिवार के नाम पर है। एक फ्लैट का जिक्र और भी सामने आ रहा है। ऐसे में सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहती है ईडी कि उनके द्वारा ये कमाए गए पैसे से जो फ्लैट खरीदा गया उसका क्या है, क्योंकि सुशांत के परिवार या फिर उनके पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं 15 करोड़ रुपए को लेकर कि उसका गबन हुआ है, हेरफेर की गई है और उसके पीछे कहीं ना कहीं रिया जिम्मेदार है, क्योंकि जो 15 करोड़ रुपए थे ना ही वो सुशांत के दूसरे खाते में गए, ना ही सुशांत के परिवार से जुड़े हुए खाते में गए। तो आखिर वो 15 करोड़ रुपए गए कहाँ? आपको बता दें, ईडी ने रिया को आज सम्मन 11 बजे का दिया था, लेकिन रिया ने ईडी को एक मेल भेजकर ये कहा अपने वकील के जरिए कि वो आज इस पूरे मामले में बयान दर्ज करने के लिए हाजिर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ईडी की तरफ से उनकी जो अपील थी वो साफ तौर पर खारिज कर दी गई है। और ईडी का साफ तौर पर यह भी कहना है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, कि ईडी अगर रिया आज ईडी के सामने हाजिर नहीं होती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है अनुपस्थिति में न रहने के लिए, यानी कि वो उन्होंने ईडी के जो आदेश है उसका पालन नहीं किया। ऐसे में देखना होगा कि क्या ईडी के सामने आज रिया हाजिर होती हैं या नहीं। वहीं यानी दीपक, आप बता रहे हैं 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक रिया वहां पर पहुंची नहीं है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। जी, ईडी के सामने रिया अब तक हाजिर नहीं हुई हैं। उनके वकील से भी हमने बात करने की कोशिश की तो वो एक दूसरे केस के सिलसिले में इस वक्त कोर्ट की हेयरिंग में है, यानी कि साफ हो रहा है कि शायद आज रिया ईडी के सामने हाजिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।